जैसा कि हम लोग यूपी टेट में हिंदी का पूरा सिलेबस देख लिया है कि हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, उसी चैप्टर को आगे शुरू करते पहला चैप्टर हम लोग वर्ण विचार वर्णमाला को शुरू कर रहे हैं। वर्णमाला के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे, वर्णमाला कैसे पढ़नी है। हमने आपको पहले ही बताया कि वर्णमाला से लगभग 6 से 7 प्रश्न फंसते हैं और उसी वर्णमाला को हम लोग आगे शुरू करते हैं और वर्णमाला को पूरा पढ़ते हैं, पूरा समझते हैं वर्णमाला को, जिससे कि पूरे प्रश्न जो भी यूपी टेट में वर्णमाला के तहत आए वो हमारे प्रश्न गलत ना हो। जैसा कि वर्ण विचार वर्णमाला हमने लिखा हुआ है। वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सब चीज़ को, इसकी पूरी परिभाषा हम आपको बताते हैं। जैसे कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। जो वाक्य हम आप सब बोलते हैं, जैसे कोई भी शब्द हम बोलते हैं, राम बोला, श्याम, कुछ भी सब बोलते हैं, वो हमारे सब वाक्य हैं। सबसे सार्थक वाक्य भाषा 2 अर्थों में, एक निरर्थक एक सार्थक। आप सार्थक के अर्थ में देखेंगे जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे हम भाषा कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ही ना निकले वो निरर्थक भाषा शब्द होता है। और यहाँ पे सबसे इसको सार्थक शब्द विशेष ध्यान देना है कि सार्थक शब्द ही हो। तो भाषा की सबसे सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से भी छोटी इकाई ध्वनि होती है। ऐसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इसी अक्षर 2 शब्दों से मिलकर बनता है। हमेशा अक्षर जब भी बनेगा तो 2 शब्द से मिलकर ही बनेगा, अकेला एक शब्द अक्षर नहीं होता, वो वर्ण ही कहलाता है। तो ध्वनि होती है क्या, ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे हमने 2 अक्षर लिया, पुनः, पुनः एक शब्द है, अक्षर है, इसमें 2 अक्षर बनते हैं, 2 अक्षरों से मिलकर यह पुनः बना। हमने आपको पहले बताया कि कोई भी अक्षर आपका बनेगा तो 2 शब्दों 2 वर्णों के से मिलकर ही कोई अक्षर बनेगा। जैसे इसमें 2 अक्षर है, पुनः में 2 अक्षर है, पु और ना, लेकिन इसमें वर्णों की संख्या कितनी है आपकी, 5 है। इसमें वर्णों की संख्या आपकी 5 है। पा, उ, ना, आ और हा, यही पूरा मिलकर आपका पुनः बना है। ये आपकी जो ध्वनियाँ है, पा, उ, ना, आ, हा, इसी 5 वर्णों से मिलकर आपका ये 2 अक्षरों का निर्माण हुआ है पुनः। यही आपका एक सार्थक वाक्य, ये आपका सार्थक वाक्य, सार्थक वाक्य। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ठीक। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जब तक उस वर्ण को हम व्यवस्थित रूप से नहीं लिखेंगे तब से कोई हमें एक सार्थक वाक्य मिलकर निकल कर नहीं आएगा। और सार्थक वाक्य निकालने के लिए वर्णों का व्यवस्थित होना अति आवश्यक है। वर्णों का व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसे वर्णमाला कहते हैं। जब हम किसी वर्ण को मिला के उसको व्यवस्थित कर देते हैं, दूसरे से मिला के व्यवस्थित कर देते हैं, तो हमारा वो वर्णमाला बन जाता है। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णमाला के 2 भेद हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, जो हमारी सांस है, कंठ, तालु आदि के बिना रुकावट के निकल जाए। कोई भी शब्द जैसे हम बोल रहे हैं बिना किसी रुकावट के, या जिसमें कम ध्वनि रुकावट हो, वो हमारा स्वर कहलाता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे आ, ई, उ, ये हमारे स्वर हैं। ये मेरे कंठ से, मेरे तालु से या मूर्धा से जो भी हो, उससे बिना रुकावट के आ बने आसानी से आ, ई, उ, बहुत ही कम समय में हमने बोला और बिना किसी रुकावट के, इसलिए ये स्वर हैं आ, ई, उ। उसी प्रकार से हमारा दूसरा है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों को उच्चारण करते में सांस कंठ तालु स्थानों से रुक कर आए और जिसको बोलने में अधिक समय लगे, वो हमारा व्यंजन कहलाता है। व्यंजन कभी भी अकेले उच्चरित नहीं होता है। व्यंजन को उच्चरित होने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताएं, जैसे हमको ये का है,
लेकिन ये का पूर्ण है, लेकिन ये का, इसे हम नहीं बोल सकते हैं। बिना हम स्वर की सहायता के लिए ये का, ये नहीं बोल सकते। हम ये का, ये सार्थक नहीं है और ये पूर्ण नहीं है। जब हम इसमें स्वर की सहायता लेंगे आ की, तब ये बन जाएगा हमारा का, तब ये हमारा एक सार्थक वर्ण है। ये हमारा सार्थक वर्ण। इसीलिए हमेशा व्यंजन के साथ स्वर की बिना सहायता के व्यंजन उच्चरित नहीं होता है। यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है। यहाँ प्रश्न यहीं से पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होती है। कई बार यूपी टेट में प्रश्न पूछ चुका है कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य क्या है। तो वाक्य दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक सार्थक वाक्य और एक निरर्थक वाक्य। और सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ऐसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। कई बार यूपी टेट में प्रश्न पूछ चुका है। वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को ही वर्णमाला कहते हैं। चलिए, आपने यहाँ तक सीखा। अब हम स्वर के बारे में सीखेंगे। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं समझ लिया, स्वर के कितने भेद होते हैं, भेद में क्या क्या स्वर उसमें आते हैं, ऐसी चीज़ों की जानकारी हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। यूपी टेट में वर्णमाला का बड़ा ही, हिंदी में बहुत बड़ा ही रोल है। सारे प्रश्न लगभग यहीं से उठते हैं और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। इसको हम धीरे धीरे एक दो दिन में पूरा समझ लेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पे स्वर, स्वर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। स्वर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। स्वर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं चार भी दिया है संयुक्त वर्णों में, लेकिन मुख्यतः तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला आपका है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका है दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका है प्लुत स्वर। ये आपके तीन स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर जिसे बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और स्वर में जिसे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसे उस स्वर को बोलने में और ज़्यादा अधिक समय लगे वो प्लुत स्वर है। चलिए आगे इसको पूरा समझते हैं। ह्रस्व स्वर में आपका आ, ई, उ और री, ये आपके चार स्वर आते हैं ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में इससे अधिक समय लगता है। आपका आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ और ओ और औ। ये 7 प्रकार के आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इसके अपेक्षा इसको बोलने में अधिक समय लगता है। सरल भाषा में समझिए भी कि ये इससे एक बड़ा है, पाई होने की वजह से बड़ा है एक सरल शब्द में, लेकिन ये दीर्घ स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर में आपका जिसमें 3 मात्राएं होती हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये ह्रस्व छोटा कहलाया। इसमें मात्रा एक है, ये दीर्घ कहलाया। 2 मात्राएं हैं। प्लुत में 3 मात्राएं होती हैं। जैसे हमने लिखा ओम, तो ये प्लुत है, इसे प्लुत कहते हैं। ये निशान है प्लुत का। यदि कहीं पे पूछे इनमें से प्लुत शब्द स्वर कौन सा है, तो आप इस निशान को देखकर, सिंबल को देखकर आप बता सकते हैं कि प्लुत स्वर है। तो ये जो बीच का ओम है, ये शब्द लगा हुआ है, यही प्लुत कहलाता है। इसे प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी में बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन पढ़ने के भी में तो पूछा क्वेश्चन जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यूज होता है उसका। तो स्वर तो आपके 3 प्रकार के स्वर होते हैं, आपने पढ़ा। ये आपके 3 प्रकार के
स्वर होते हैं, इनका उच्चारण स्थान, अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण कहाँ से ये निकलते हैं, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ये कहाँ से निकलते हैं, एक चार्ट के द्वारा हम आपको इसको बताएंगे। स्वर का उच्चारण स्थान, एक चार्ट के द्वारा हम जैसा कि हम लोगों को बताया कि स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, एक चार्ट के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। जैसे कंठ है, ये वर्ण है, वर्ण का नाम है कंठ, ये यहाँ से कंठ जो आवाज़ निकलती है वहाँ से, तो कंठ उच्चारण हमारा कंठ होता है। तो जो आ होता है, हस्व आ होता है, वो हमारे कंठ से निकलता है। और दीर्घ स्व आ, जो बड़ा आ, जो आ वर्ण होते हैं, जितने भी आ वर्ण हैं वो हमारे कंठ से निकलते हैं। आ, छोटा आ या बड़ा आ, जो अनुनासिक स्वर होते हैं जो नाक से निकलते हैं, आ और आ, ये भी हमारे कंठ से निकलते हैं। उसके बाद हमारा तालव्य वर्ण आता है, जिसे तालु हम कहते हैं, जो मुंह के भीतर, मुंह के भीतरी छत से निकलता है, जो मुंह के थोड़ा पे यहाँ पे जो ये होता है, यहाँ के भीतरी छत से जो निकलता है पिछले भाग से, वो उसे तालु कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, जितने भी ई वर्ण हैं वो सब तालु से निकलते हैं। ई, बड़ी ई या ई अनुनासिक जो होता है वो हमारे तालु से निकलते हैं। मूर्धन्य, जो मूर्धा मुंह के भीतरी छत के अगला भाग, जो यहाँ से जाके यहाँ पे अटकता है, वो मूर्धा जो होता है, वो अगला भाग जो हमारा है वो मूर्धा होता है। मूर्धा में री, जो री शब्द होता है, री आगे यहाँ पे रा जो फंसता है यहाँ पे आकर री, वो शब्द हमारा मूर्धा से निकलता है। लेकिन मूर्धा में दो प्रकार है, एक कंठ तालव्य, जब कंठ और तालु दोनों मिलते हैं, जब कंठ और तालु दोनों मिलता है तो कंठ तालव्य कहलाता है। उससे दीर्घ स्वर में ए और ए, और उसी प्रकार से ओष्ठ और कंठ जब दोनों मिलते हैं तो कंठोष्ठ बनता है। तो कंठोष्ठ से हमारा दीर्घ स्वर ओ और औ निकलता है। ओठ से जो हमारा शब्द निकलता है, ओठ से जो हमारा शब्द निकलता है, जिससे ओठ हमारा टच करता है, दोनों ओठ टच करता है, वो ओठ शब्द होते हैं। ऊ, जो हर्ष स्वर में ऊ, और दीर्घ स्वर में ऊ, बड़ा ऊ जो है वो हमारा ओठ से निकलता है। प्रश्न यहाँ से पूछता है, हमेशा यूपी टेट में हमेशा एक प्रश्न उठा के पूछता है कि ई का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ई का उच्चारण स्थान हमारा तालव्य होता है। जैसे पूछा ओ का स्थान, पिछली 2017-18 में यूपी टेट में प्रश्न पूछा था कि ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है। ओ का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे आवर्ण हैं, जितने भी ओ का, अब देखिए आ ई दूसरी चीज, ओ आओ, ये हमारे एक संयुक्त में भी आते हैं। ओ शब्द हमारा जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ से, ओष्ठ और प्लस कंठ से मिलकर बनता है, वो कंठोष्ठ बनता है। तो हमारा ओ का उच्चारण स्थान हमेशा ओ से होता है। कई बार इनसे प्रश्न उठा के पूछा है कि इन सबका उच्चारण स्थान क्या। उच्चारण स्थान से लगभग हर बार टेट के परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न तो पक्का ही आपको उच्चारण स्थान पूछता है। अतः इसलिए आपको उच्चारण स्थान का विशेष ध्यान रखना कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, किस वर्ण का है, उसका उच्चारण स्थान क्या है। फिर से एक बार देख लीजिए कि जो कंठ की ध्वनियां होती हैं, जो कंठ से निकलते हैं स्वर में, वो आ, बड़ा आ, ये सब आपके कंठ से निकलते हैं। ई, बड़ी ई जो अनुशासित स्वर होते हैं, ये हमारे तालु से निकलते हैं। और री जो शब्द हमारा होता है मूर्धा से निकलता है। और कंठ और तालु से मिलकर कंठ तालव्य जिसे कहते हैं, ए और ए, और कंठोष्ठ से ओ और औ। उसी प्रकार से ओष्ठ से जो हमारे केवल ओठ से निकलते हैं वो ऊ है और बड़ा ऊ है। ये उच्चारण स्थान आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से उच्चारण स्थान बार बार प्रश्न उठाकर यूपी टेट पूछता है, हर एक एग्जाम में ये आपका उच्चारण स्थान पूछता है। ये स्वर का उच्चारण स्थान था, अभी व्यंजन का भी उच्चारण स्थान हम आपको बताएंगे। इस स्वर का उच्चारण स्थान था, इसको आप नोट डाउन कर लें और इसको याद कर लें। चलिए ठीक है, हम आपको अब स्वर का उच्चारण स्थान आपका हो चुका है। अब आपको व्यंजन का उच्चारण स्थान बताते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। चलिए ठीक, बताते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार उठा के आपको पूछता है, इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ, एक प्रश्न और अक्सर बनते हैं कि स्वर की संख्या कितनी है,
और व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल स्वर मूल कितने हैं, मूल वर्ण कितने हैं और कुल वर्ण कितने हैं, इसको हम आपको बता दें। मूल में और कुल में अंतर है, हम आपको बता दें। कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, जैसा कि मैंने बताया स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या आपकी 41। कैसे, हाँ आपको उसको बताते हैं। जैसे हमने आपको बताया था अभी, स्वर आपके आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके 11 स्वर हो गए। इनकी संख्या आपकी 11 है। उसी प्रकार व्यंजनों की संख्या हम आपको बताते हैं। व्यंजन, व्यंजन को कई भागों में बांटा गया है। अभी हम आपको विस्तृत उसके बारे में बताएं। जैसे मैंने आपको स्वर के बारे में बताया कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होता है, कितनी यूज होते हैं उसके कहाँ कहाँ पे। उसी प्रकार में इतना आपको बताते हैं कि व्यंजनों की संख्या आपकी 41 होती है, जिसमें आपका का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक आपके 25 वर्ण हैं, जिसे स्पर्श वर्ण कहते हैं, स्पर्श वर्ण। उसके बाद आपके इसी में 2 और आप जोड़ लीजिए, एक आपका डा है और अणा है, आपके हो जाते हैं 27। फिर आपका आता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या आपकी 4 है, या, रा, ला, वा। इनकी संख्या, अंतस्थ की संख्या 4 है। उसी प्रकार से आपका ऊष्म व्यंजन आता है, ऊष्म व्यंजन, ये इसकी भी संख्या आपकी 4 होती है, शा, शा, सा एवं हा। इनकी संख्या 4 है। फिर उसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या आपकी 4 होती है, छा, त्रा, ज्ञा एवं स्रा। इनकी भी संख्या आपकी 4 होती है। एक और आपका आता आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, जिनकी संख्या आपकी 2 होती है, जा एवं फा। ये आपके 41 वर्ण, 27, 4 31, 4 35, 4 39, 39 2 41, ये आपके 41 व्यंजन होते हैं। ये हमने आपको एक ओवरव्यू था। अभी पूरे इसके बारे में बताएंगे कि इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, इसे अंतस्थ क्यों कहते हैं, ऊष्म क्यों, कितना इसमें टाइम लगता है, इसमें ऊष्म में ही क्यों इसको कहा गया। तो इस सब चीज़ें की विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे। ये आपको कुल वर्णों की ये संख्या है। आपके स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 41 है। स्वर आपके 11 हैं, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। और व्यंजन की संख्या 41 है, जिसमें का वर्ग से लेके पा वर्ग, यानी उसमें 25 वर्ण होते हैं, जिसे स्पर्श वर्ग
स्पर्श वर्ण कहते हैं। और डा और ड़ा ये दो शब्द हैं, इनमें मिला के ये भी आपके 27 ही हो गए। अंतःवस्थ व्यंजन जो आपको होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन आपके 4 हैं, सा, सा, व, हा। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञ और स्रा। और आगत व्यंजन आपके 2 हैं, जा और फा। ये आपके कुल वर्णों की संख्या हो गई। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न बार बार ये पूछता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ये प्रश्न पूछता है। जैसे मैंने आप एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जैसे एक प्रश्न पूछा, क्वेश्चन आपका है, इनमें से ऊष्म व्यंजन है। आपके ऑप्शन है ए या, बी रा, सी हा और डी आपका का। प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। और इनमें से आप जब ऑप्शन देखेंगे तो या, रा, ह और का, आपको ये पता है कि हमारा स्पर्श व्यंजन का वर्ग से लेके पा वर्ग हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। या, रा, ला, वा ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और हमारे ऊष्म व्यंजन सा, सा और हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको जब ये आपकी पूरी जानकारी, तो आप इसको तुरंत टिक मार्क्स देंगे कि हाँ इसका आंसर आपका हा है। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट में उठा के पूछता है कि कौन से इसका उच्चारण स्थान है, इनमें से कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्वर है। ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट में पूछता है। इस चीज़ों को आप याद किए रहेंगे तो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। हमने आपसे बार बार कहा है कि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है यूपी टेट में। आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो। चलिए हम आपको व्यंजन के बारे में अब बताते हैं। हमने स्वर के बारे में आपको बता दिया, अब हम आपको व्यंजन के बारे में बताते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है। हम आपको पूरा इसका आपके बारे में बताएंगे। चलिए व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन परिभाषा मैंने आपको बता ही दी है कि जिसको बोलने में अधिक समय लगे और जिसमें सांस में रुकावट आए बोलने में, और कंठ तालु से सांस में रुकावट आए, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन आपके पहला आपका स्पर्श व्यंजन, कुल व्यंजन के प्रकार। दूसरा आपका संयुक्त व्यंजन, तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन, चौथा आपका है अंतःस्थ व्यंजन। व्यंजनों की संख्या आपकी टोटल 4 है, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 4 है। स्पर्श व्यंजन में आपका का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक आपका स्पर्श व्यंजन होता है। का वर्ग से लेके पा वर्ग तक आपका स्पर्श व्यंजन होता है, पा वर्ग। संयुक्त व्यंजन आपका जो आपका 6 है, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या आपकी 4 है, इसकी संख्या आपकी 25। ऊष्म व्यंजन आपकी ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। शा, खटखोड़ वाला सा, सीटी वाला सा और हा, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी आपकी 4 होती है। ये आपके
या, रा, ला और वा। इनकी भी संख्या आपकी 4। इनमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका यूज बहुत कम होता है, जैसे हमने आपको बताया था आगे, जैसे आपका आगत, आगत व्यंजन से कहते हैं। ये जा, ये लगभग फारसी शब्दों में यूज होते हैं, जा और फा। और दो उच्छिष्ट वर्ण हैं जिसे कहते हैं आपका डा और ढा। ये आपके उच्छिष्ट वर्ण है, ये आपके उच्छिष्ट वर्ण है, इन्हें आपको उच्छिष्ट वर्ण कहते हैं। कई बार प्रश्न ये भी यहाँ से पूछा कि इनमें से उच्छिष्ट वर्ण कौन सा होता है, लगभग 1 से 2 बार ये प्रश्न पूछा है, उच्छिष्ट वर्ण किसे कहते हैं। तो डा और ढा ये आपके उच्छिष्ट वर्ण होते हैं। और आगत व्यंजन जो आपको होता है 2 होते हैं, जा और फा। ये फारसी में यूज होता है, अब ये हिंदी में नहीं, ये फारसी में यूज होता है, जा और फा। आपने कई बार ऐसे वर्ण देखे होंगे जहाँ पे इन दोनों के नीचे बूंदी लगी रहती है, फारसी शब्द होते हैं। ये आपके व्यंजन है। अब इनका हम सीखेंगे, इनका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, इनको उच्चारित कैसे किया जाता है, इन्हें स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन ही क्यों कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन का मतलब कि एक शब्द से 2 शब्द जब मिलते हैं तो संयुक्त, इनको संयुक्त वर्ण क्यों कहा, संयुक्त वर्ण होते कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। और चलिए देखते हैं, व्यंजन के बारे में हम सीख रहे हैं। एक तालिका के तहत हम आपको पूरा बताएंगे इनका उच्चारण स्थान क्या है और कैसे उच्चरित होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान क्या होता है, हमने कहा आपको एक चार्ट के द्वारा हम इसको समझा रहे हैं कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसका क्या वर्गीकरण है, व्यंजनों को किस भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप चार्ट में दे रहे हैं, वर्ण का नाम कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, तालव्य, वत्सर, दंतोष्ठ, मूर्धन, स्वरेंद्रीय और ओषिप्त, ये हमारे वर्ण के नाम है। इनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ, तालु, मूर्धन, दांत दोनों से, मतलब ओठों से, और तालव्य, तालु, वर्षा, ये सब चीज़ों से हमारा उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण और नासिक। अघोष क्या होता है और सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है, हम आपको बताते हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण उसे कहते हैं जिसमें जिस व्यंजन का हम उच्चारण कर रहे हैं, अल्पप्राण उसे कहते हैं जिस व्यंजन का उच्चारण हम कर रहे हैं उसमें हमारी वायु की मात्रा कम निकल रही है। जैसे मैंने का बोला, खा, का बोला, तो अल्पप्राण में का में हमारा जो व्यंजन निकला, इसमें हमारी वायु की जो मात्रा है, हवा की जो मात्रा है, कम निकली का में। उसी प्रकार जब मैंने खा बोला तो खा में हमारे ज़्यादा श्वास की मात्रा निकली, ज़्यादा हमें जोर लगाना पड़ा, श्वास की मात्रा अधिक निकली, इससे खा हो गया हमारा महाप्राण। इसी प्रकार से घा में भी हमें ज़्यादा स्वर यंत्रीय हो रहा है, स्वर में ज़्यादा वायु आ रही है, भरना पड़ रहा है, तो हमारा घा महाप्राण हो गया। अंगा हमारा अल्पप्राण है, कम बोलने में वायु की मात्रा कम होती है। उसी प्रकार से अब आपने समझा कि अल्पप्राण उसे कहते हैं जिन व्यंजनों को बोलने में वायु की मात्रा कम लगती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण उसे कहते हैं जिन व्यंजनों को बोलने में वायु की मात्रा अधिक लगती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। और अघोष और सघोष किसे कहते हैं, इसे आपको सघोष को कहीं कहीं घोष भी मिला हुआ किताबों में या पेपर में, कभी कभी सघोष पूरा ना पूछे, घोष ही पूछ लेता है, तो आप इसे सघोष ही समझिएगा, सघोष को ही घोष कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा जो स्वर यंत्रीय है, जो हमारा स्वर है, जो हम बोलते हैं, जिनके उच्चारण स्थान में कंपन होता है, ज़्यादा थोड़ा सा कंपन होता है, उसे हम आघोष कहते हैं। और जिस स्वर यंत्र में ज़्यादा कंपन होता है, ज़्यादा स्वर यंत्र जो स्वर हम बोलते हैं, जो व्यंजन हम बोल रहे हैं उसमें कंपन ज़्यादा होता है, तो वो आपका सघोष हो जाता है। जैसे मैंने का बोला, तो का में कंपन, जो हमारा स्वर का व्यंजन का कंपन है यंत्र में, वो कंपन कम है, इसलिए ये अघोष हुआ। उसी जगह पे मैं जब आपका घा बोलता हूँ या खा बोलता हूँ, तो खा में जो स्वर, जो हम व्यंजन बोल रहे हैं, जो स्वर यंत्रीय है, उसमें हमको ज़्यादा वायु भरनी पड़ रही है या ज़्यादा कंपन हो रहा है, खा में ज़्यादा कंपन है। आपको उसी जगह पे आपका
गा में ज़्यादा कंपन है, उसी जगह पे आपको का और खा में कंपन की कमी है। गा में और आपका अंगा में ज़्यादा कंपन होने की वजह से ये सघोष कहलाए। यानी कि आप एक सीधे शब्दों में समझें, अल्पप्राण उसे कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में हम कम श्वास लेते हैं या कम जो लगता है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। यानी प्राण मतलब क्या? वायु। प्राण का अर्थ होता है वायु, जिसमें कम वायु लगती हो उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। जैसे हमारा का है, गा है और अंगा है। और महाप्राण जिसमें अधिक वायु की जरूरत पड़ती हो उसे हम महाप्राण कहते हैं। उसी जगह पे आपका सघोष, अघोष और सघोष, जिस अघोष उसे कहते हैं जिस जो हम अपना जो व्यंजन हम ये शब्द बोल रहे हैं उसमें कंपन कम है। जिस वर्णों में कंपन की कमी है वो हमारे अघोष होते हैं, और जिनमें कंपनों की संख्या कंपन ज्यादा होता है उसे हम सघोष कहते हैं। इसकी एक ट्रिक है, सघोष किन वर्णों को सघोष कहते हैं, किन वर्णों को अघोष कहते हैं, अल्पप्राण महाप्राण किस वर्णों में आता है, इसकी एक ट्रिक है। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ हम आपको बताते हैं, जगह की थोड़ी कमी है। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण। यहां से आप समझिए, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण है। उसी जगह पे दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आपका महाप्राण है। ये आपकी ट्रिक है, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं कि महाप्राण कौन सा वर्ण है और अल्पप्राण कौन सा वर्ण है। ये आपका एक, दो, ये आपका एक, तीन और पांच ये आपके अल्पप्राण है। दो और चार दूसरा वर्ण है और चौथा वर्ण है ये आपके महाप्राण है। उसी जगह पे अघोष हमारा आपका पहला और दूसरा वर्ण हमारा आपका अघोष है, और तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा घोष या सघोष। ये याद रखिए, प्रश्न यहां से पूछता है कि अघोष इनमें से कौन सा वर्ण अघोष का है, इनमें से कौन सा वर्ण सघोष का है। ये आप ट्रिक याद कीजिए कि पहला और तीसरा और पांचवा हमारा अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। पहला और दूसरा हमारा पहला, माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलती, हाँ नहीं ठीक, पहला और दूसरा हमारा अघोष का है, तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा सघोष का है। ये चीजें आप याद रखिए। अब हम आपको बताते हैं कि जो कंठ की ध्वनियां होती हैं, का से लेके पा वर्ग जो हमारी ध्वनियां है, वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान क्या, उच्चारण स्थान से कई प्रश्न आपके पूछते हैं। जैसे कंठ, जो हमारा उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से हमारा का वर्ग, का, खा, गा, अंघा और का, खा, गा, घा और अंगा, ये हमारे कंठ से निकलते हैं। यानी कि यहाँ गले से नीचे से कंठ, कंठ से हमारी ध्वनियां निकलती हैं, का वर्ग इसे कहते हैं। ये आपका का वर्ग। तालु से यानी तालव्य, तालु से हमारे चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया, इसे हम कहते हैं चा वर्ग। ये आपका चा वर्ग है। ये हमारे तालु से निकलते हैं, चा, छा, जा, झा और इया। उसी प्रकार मूर्धा, हमारे जो मूर्धन होते हैं, ये हमारे टा, ठा, डा, डा, ओड़ा, जिसे हम टा वर्ग कहते हैं, टा वर्ग। ये हमारे मूर्धन से निकलते हैं। और दांत से जो निकलते हैं, जो हमारे दांत की जो शब्द बोलते हैं उसमें दांत का टच होता है, दांत को छूता है सब वर्ण, वो दांत से होता है, दांत, ता, था, दा, धा, ना, इसे ता वर्ग कहते हैं, ता वर्ग। ये ता वर्ग, ये हमारे दांत से निकलते हैं, बिना दांत को छुए शब्दों को हम नहीं बोल सकते। उसी प्रकार से हमारा ओंठ से बोलने वाले शब्द ओष्ठ कहलाते हैं। ये पा, फा, बा, भा और मा, इसे हम पा वर्ग कहते हैं, पा वर्ग। यही हमारे आपके स्पर्श व्यंजन है, जो एक
बिना किसी के सहायता, बिना किसी को टच किए बोले जाते, बिना किसी के स्पर्श के बोले नहीं जा सकते हैं। आपको का बोलना तो हमारे कंठ से होंगे, चाहे तो तालु से होंगे, ये हमारे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहलाते हैं। एक बिना किसी स्पर्श के ये सब वर्ण नहीं बोले जा सकते, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या आपकी का से लेके माँ तक पा होती है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछता है कि इनमें से नासिक के वर्ण कौन से हैं और नासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो नासिक वर्णों की संख्या आपकी 5 है। नासिक वर्णों की संख्या 5, ये आप यहाँ से देखिए तो आपकी नासिक वर्ण है, इन वर्णों की संख्या आपकी 5। ड़ा, या, ड़ा और ना, अमा, ये नाक बिना इसको ना बोलेंगे तो नाक से बोलते हैं। माँ है, अड़ा है, इया है, जब तक ये इनमें नाक का उपयोग होता है इसलिए इसे नासिक कहते हैं। इनकी संख्या आपकी 5 है। ये भी याद रखिए, कभी कभी प्रश्न कई बार यूपी टेट में या अदर एग्जामों में पूछा हुआ है कि नासिक की संख्या क्या होती है और इनमें से कौन सा नासिक वर्ण है। ये कई बार आपको प्रश्न पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिए कि नासिक की संख्या आपकी 5 है। और ये वर्णों का सबसे अंतिम अक्षर होता है। ये भी ध्यान रखिए कि वर्णों का हमेशा अंतिम यानी 5वां अक्षर होता है और इनकी संख्याएं 5 है। चलिए आपका फिर से आप तालव्य में आपने हमने आपको पढ़ा था अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो ये सा आपका, ये आपका सॉरी ये सिटी वाला जो सा आपका है तालव्य से होता है, और या ये आपका ऊष्म है और ये आपका अंतस्थ है। सा और या का उच्चारण स्थान आपका तालव्य से होता है, और ये सा आपका अघोष और महाप्राण है, और जो रा और ला है ये सघोष और अल प्राण है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और आपका उसके बाद वत्स जो होता है सा और राला, ये आपका ये होता है। दंतोष्ठ जो आपका होता है, दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बोला जाता है। इसे दंत प्लस्ट ओष्ठ, जो दांत से और ओठ से मिलकर बोले जाते वह होता है। और ये आपका सघोष अल्पप्राण होता है। ये पूरे चार्ट को आप बना लीजिए, इस पूरे चार्ट को आप रट डालिए, यहीं से आपके लगभग लगभग 80% प्रश्न आपके वर्णमाला से यहीं से पूछे जाते हैं। इस चार्ट को आप बना लीजिए और पूरा पूरा इसको रट लीजिए, यहीं से आपके पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पे मूर्धन आपका जो खड़खोड़ वाला सा होता है ये आपका अघोष और महाप्राण है। और स्वर यंत्री यानी हा, हा आपका स्वर यंत्री है। ऐसे कहीं कहीं कंठ भी कहते हैं, एक कंठ से भी इसका उच्चारण होता है। लेकिन ये संस्कृत में, अभी यहाँ तो आप हिंदी में स्वर यंत्री, लेकिन जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत आप देखेंगे हा का उच्चारण कंठ से ही लिया गया है। और ये आपका सघोष महाप्राण है। औक्षिप्त व्यंजन हमने आपको बताया था अभी, औक्षिप्त व्यंजन 2 है, ढा अड़ा अड़ा, इनका सघोष अल्प्राण और सघोष महाप्राण इनका उच्चारण स्थान है। और ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये आपका पूरा चार्ट है व्यंजन का। यहाँ से आपके व्यंजनों स्वर और व्यंजन समाप्त होता है। यहाँ से ये वर्णमाला का स्वर और व्यंजन आपका पूरा पूरा समाप्त हुआ। आगे इसमें जो भी चीज़ें होंगी लगभग लगभग पूरा समाप्त होगा। विराम चिन्ह कुछ अभी हैं, कुछ विराम चिन्ह हैं, ये हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। यहाँ से आपका उच्चारण स्थान और वर्णमाला लगभग लगभग आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चार्ट को आप बनाइए, इसको रिवीजन करिए और ध्यान से इसको पढ़िए। ये आपका चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। आगे वाले चैप्टर में हम कुछ विराम चिन्ह है उसके बारे में, फिर संधि और समास, जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताया है उस पूरे चैप्टर को हम आपको पूरा करेंगे। आप जाने से पहले हम आपसे यही कहेंगे, मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जैसे कि जो भी आगे वाले वीडियो है वो आप तक पहुँचे और आप यूपी टेट की तैयारी पूरे लगन से करें। अच्छा अवसर है, वैकेंसी आने का पूरी पूरी संभावना है, इसलिए इसकी पूरी तैयारी ठीक ठाक से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय